हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट नेट। बेटा ये है आपका वर्ब्स का चैप्टर जो हमारा स्पोकन इंग्लिश में आया है। अब स्पोकन इंग्लिश में हमें क्या करना है भाई, हमने बोलनी है चीजें, लेकिन हम जो बोल रहे हैं ग्रामेटिकली हमने देखा कि भाई ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव्स हैं। अब हमारे वर्ब की बारी आ गई। हमने ग्रामेटिकली थोड़ा सा आइडिया भी ले लिया भाई ये कौन से प्रकार का नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। हमने ये सारी चीजें देख ली। अब वर्ब की बारी है। वर्ब मतलब होता है क्रिया। क्या होती है? क्रिया। जब हम कुछ बोल रहे हैं कि राम खाना खा रहा है, राम सो रहा है, मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीजें क्या हुई? ये क्रिया तो हुई ना, कि मैं पढ़ रही हूं, आप पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ना भी तो एक तरह की क्रिया हुई ना। तो वर्ब का अल्टीमेटली मतलब क्या है? क्रिया। तो आज हम थोड़ा सा ग्रामेटिकली देखेंगे कि अगर हम कोई अंग्रेजी में कोई चीज बोल रहे हैं तो भाई ये क्रिया तो है, लेकिन कौन सी क्रिया हो सकती है। हमें थोड़ा सा ग्रामर आ जाएगा स्पोकन में, तो हम बोलेंगे भी आराम से अंग्रेजी को, राइट ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए वर्ब्स बहुत छोटा सा लेक्चर है, ठीक है, और दो पार्ट्स में बांटा गया है। तो पहले लेक्चर में हम देखेंगे कि अच्छा ग्रामेटिकली इतने प्रकार की क्रियाएं होती हैं, और सेकंड लेक्चर में हम फॉर्म देखेंगे कि अगर हम प्रेजेंट में बात कर रहे हो, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हो, तो हमें करना क्या है। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ वर्ब्स, ठीक है, वोकैबुलरी, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिविजन। क्लियर? तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको बोला कि मैं पढ़ा रही हूं, आप पढ़ने आए क्लास में, मैंने कहा गो, जाओ यहां से। आप कहोगे क्यों जाना है? मैंने कहा बहुत बातें कर रहे हो, लेक्चर को सुन ही नहीं रहे। मैंने कहा गो। अब गो क्या है? जाओ। अब जब मैंने आपको बोला जाओ, तो आप परी थोड़ी हो कि गुम हो जाओगे। नहीं, हम तो इंसान हैं, हम क्या करेंगे? जाएंगे। क्या करेंगे? जाएंगे। जब हम गए तो क्या हुआ? ये क्रिया हो गई। क्या हो गया? क्रिया हो गई। अब मैंने कहा यू वीप, अब यहां पर वीप की जगह मैं क्राई भी लिख सकती हूँ। ओके, हाँ। मैंने कहा तुम रोते हो, तुम रोते हो, इसलिए मेरे को मत देखो, मैं मुंह ही इस साइड करके बैठी हूं, भाई तुम रोते बहुत हो, ठीक है, या मैं रोती बहुत हूं, तो यू वीप, आई वीप, ठीक है, हम सभी रोते रहते हैं। तो यू वीप, वीप मतलब रोना, रोना मतलब आंखों से आंसू आए, हमारी क्रिया हो गई। मैम हम तो यहीं के यहीं बैठे हैं, हमने तो हाथ पैर भी नहीं लाए। मैं कहा मुंह हिलाया, हाँ। आंखों में से आंसू निकाले, हाँ। वो क्या है? क्रिया है। तो वीप क्या है? ये भी क्रिया है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ठीक है। अब आगे देखिए, शी रन्स, वह दौड़ती है। अरे भाई दौड़ रही है, पूरी बॉडी का यूज कर रही है। जब भी हमने बोला शी रन्स, तो रन क्या है? यहां पर क्रिया हो गई। शी क्या है? पहले लेक्चर को याद करिए। शी मैम लड़की के स्थान पर प्रयोग किया गया, संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द यूज होता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन। तो शी रन्स क्या है? भागना, तो ये भी एक वर्ब हो गया। द गर्ल्स आर सिंगिंग अ सॉन्ग, लड़कियां गाना गा रही हैं। लड़कियां गाना गा रही हैं, क्या कर रही हैं? गा रही हैं। क्या कर रही हैं? गा रही हैं। तो क्या का उत्तर मिला आपको? हाँ, क्या कर रही हैं? गा रही हैं। क्या गा रही हैं? गाना गा रही हैं। ऑब्जेक्ट भी है यहां पर। तो सिंगिंग मतलब गाना। अब ये गाना क्या है? क्रिया हो गई। आगे देखिए, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं या मुझे नहीं पता है। तो जानना हमारा दिमाग का खेल है, तो ये भी क्या है? क्रिया है। द कॉस्ट इज वेरी हाई, जो आप बोल रहे हो ना, अरे ये पेन खरीदो, पेन खरीद लो, इस पेन की ना कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कीमत है, तो द कॉस्ट इज वेरी हाई। अब ये कोई पेन कुछ कर रहा है? नहीं। ये पेन कुछ कर रहा है? नहीं। ये कोई मेन वर्ब की सहायक कर रहा है? नहीं। तो इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। क्या कहते हैं? लिंकिंग। ये कॉस्ट को बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा अधिक है, मतलब यहां पर कर्ता कुछ कर नहीं रहा है, हम सिर्फ बता रहे हैं इसकी कीमत, ठीक है। तो जब भी क्रिया अगर हम कहें, हम कह रहे हैं राम इज स्मार्ट, राम बड़ा स्मार्ट है, तो राम ने कोई कार्य नहीं किया, हमने राम के लिए बोल दिया, विशेषता बता दी, तो ये लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो चलिए और आगे देखते हैं आज के लेक्चर को।
अब देखिए, दे विल नीड दीज डॉक्यूमेंट्स, उन्हें यह डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। दी नीड मतलब आवश्यक होंगे, तो यहां पर उन्हें इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। दे विल नीड दीज डॉक्यूमेंट, उन्हें जरूरत होगी। नीड मतलब जरूरत। अब जरूरत भी तो क्रिया है। मैम जरूरत क्रिया कहां से है? मैंने कहा है, क्यों? क्योंकि जरूरत को हम लिंक करें उनसे। आगे देखिए, आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बिन वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं सुबह से। ठीक है, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं भाई, मेरी क्रिया चल रही है यहां पर। डू नॉट वर्क हियर, यहां पर कार्य मत करो। एक्शन, ये क्या है? एक्शन हो गया। ठीक है, प्लीज कम बैक, प्लीज इधर वापस आ जाओ। उड़ के थोड़ी आएगा, चाहे उड़ के भी आए वो क्रिया तो कर रहा है ना, तो वर्क एक्शन हो गया। कृपया वापस आओ। ही इज सिंपल पर्सन, वह एक साधारण व्यक्ति, बहुत सिंपल है। उस व्यक्ति को हमने विशेषता बताई उसकी, हमने उसको लिंक कर दिया, तो यहाँ पर इस क्या है? इस हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो अभी तो हमने बेसिक आइडिया देखा है भाई क्रिया होती क्या है। अब चलो एक चीज और मान लीजिए, जो ये लिखा हुआ है मैं आपको मुंह से बता रही हूँ। ठीक है, चलो अब मान लो क्या कि आप ना बिस्तर पर लेटे हुए हैं। क्या कर रहे हो आप? लेटे हुए हो। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं तो कोई काम ही नहीं कर रहा, मैं तो कोई काम ही नहीं कर रहा, सिर्फ बिस्तर पर लेटा हूं, मैं तो सिर्फ बिस्तर पर लेटा हूं और मैं याद भी कर रहा हूं। अरे मेरे को ना स्पोकन क्लास की बड़ी याद आ रही है, बड़ा ही मजा आता है। ठीक है, लाइव इंटरेक्शन में अरे यार बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको क्या कहा, चलो मान लो कि भाई क्या हो रहा है भाई, मैं आप लेटे हुए, अच्छा सपनों में खोए हुए हो। अरे स्पोकन इंग्लिश में सपना भी यही दिखा रहे हो, चलो कोई भी सपना देखो। ठीक है, आप सपना देख रहे हो, हाय मैं यहाँ होता, हाय मैं पहाड़ों में होता। ठीक है, मैं कहीं भी हूं, मतलब मैं सपना देख रहा हूं। तो और सपना कर देखते 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 मुझे उस क्लास की बड़ी याद आ रही है, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत याद आ रही है। ठीक है, हाँ ये भी मान लिया। फिर अब आप कहोगे मैं कोई क्रिया थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो लेटा हूं, मैं तो लेटा हुआ हूं, मैंने कोई कार्य ही नहीं किया, मैं तो लेटा हुआ हूं। मैं कहाँ लेटे हुए? तो अब आपके ना हाथ स्टार्ट हुए ना पैर, लेकिन आपका दिमाग चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, आप थॉट्स में हो। क्या हो? विचारों में हो। जब आप विचारों में भी होते हो ना, तो वो भी कोई काम होता है? नहीं होता। वेले थोड़ी हो, सोच रहे हो। ठीक है, अब आपको कोई कहे कि क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठ के, तो आपने यहाँ पर कहा कि भाई मैं गंभीर बात सोच रहा हूँ, भाई मेरे को ना पेपर के लिए तैयारी करनी, मैं याद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि पेपर में मैं कैसे लिखूंगा। तो जब क्रिया अल्टीमेटली बेटा, क्रिया सिर्फ एक एक्शन नहीं है, क्रिया सिर्फ एक्शन नहीं है जो हम हाथ पैरों से कर रहे हैं, क्रिया एक स्टेट ऑफ माइंड भी है। क्या है? स्टेट ऑफ माइंड भी है, मतलब कि दिमाग से सोचना। तो क्रिया क्या है? वर्ब क्या है? एक्शन और अ स्टेट ऑफ माइंड। यही चीजें यहां पर लिख रखी हैं, बस और कुछ नहीं लिख रखा इसमें। तो एक बार हम रीड कर लेते हैं। मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे हुए हैं, किसी को याद कर रहे हैं। आप सोचेंगे कि मैं कोई काम तो कर ही नहीं रहा, जैसे मैंने अभी कहा मैं तो सिर्फ लेटा हुआ हूं। ठीक है, यूं तो किसी को याद करते समय आपके हाथ पैर स्थिर रहते हैं, मतलब कि कोई यूज तो हो नहीं रहा। ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन दिमाग तो चल रहा है ना। क्या हो रहा है? दिमाग तो चल रहा है। इसे याद करना भी एक क्रिया है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिस। याद करने को क्या कहते हैं? मिस करना। ठीक है, तो मतलब क्या है ये? अंग्रेजी में मिस करना। इसलिए मैं ये मत सोचिए कि क्रिया मतलब सिर्फ काम है जिसमें आपके हाथ पैरों का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब क्रिया ए का अर्थ है कि कोई काम, फिर चाहे वो केवल दिमाग से हो या किसी किया जा रहा हो। खाली दिमाग से भी आप काम कर सकते हो या आप हाथ पैर भी लगा सकते हो। सपोज यू आर लाइंग ऑन द बेड एंड मिसिंग समवन। ठीक है, यू माइट थिंक ऑफ डूइंग physical work, but still you might think of doing no physical work. No physical work matlab without using your body. Still you must remember, then also you have to remember that your brain is working, your brain is functioning. आपका brain काम कर रहा है, function कर रहा है. Hence such a work means even if the beginning performed by your brain is also considered as a verb. तो इसे भी हम verb मानेंगे. ठीक है, इसे भी हम verb मानेंगे. चलिए, क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट
के कार्य या अवस्था की स्थिति की जानकारी मिलती है। वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब्स द एक्शन और स्टेट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। तो स्टेट ऑफ सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता। कर्ता में क्या आता है? नाउन या प्रोनाउन? नाउन या प्रोनाउन? हाँ, तो नाउन या प्रोनाउन जीवित हो सकते हैं अल्टीमेटली, यस। अगर नहीं होते तब उनकी अवस्था नहीं, उनके तो एक्शन के बारे में बात होती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमारा स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बात हो रही है, दिमाग, ठीक है, स्टेट ऑफ माइंड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओके, अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं, चलिए। अयांश इज स्लीपिंग, अयांश सो रहा है। मैंने कहा अयांश इज स्लीपिंग, अयांश सो रहा है। तो अयांश सोने का कार्य कर रहा है, इसलिए वाक्य में सब्जेक्ट का कार्य की जानकारी मिली। अयांश इज स्लीपिंग, क्या कर रहा है? सो रहा है। तो स्लीपिंग और इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा मेन वर्ब हो गई। मेन वर्ब क्या है? सोना, और सोने को सहायक क्रिया इज कर रहा है, राम सो रहा है, ठीक है। अयांश इज 8 months ओल्ड, यहाँ पर अयांश 8 महीने का है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के कार्य के नहीं बल्कि वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्या है? लिंकिंग वर्ब, जब आपको केवल और केवल जानकारी प्राप्त हो, ठीक है। आगे देखते हैं। और अब जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा कि अयांश वॉज 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का था, तो अयांश 8 महीने का था। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि बीते हुए समय की जानकारी प्राप्त हो रही है, ठीक है। अयांश विल बी 8 months ओल्ड, अयांश 8 महीने का होगा, तो आने वाले समय की जानकारी हो रही है। तो क्रिया एक ऐसी चीज है जो हमें बताती है या तो काल के बारे में या हम ये कहें अवस्था के बारे में। तो जब क्रिया काल के बारे में बताए तो वो टेंसेस में आ जाता है, और क्रिया अगर अवस्था के बारे में कहे तो वो सिंपल सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं और ध्यान से समझेंगे, अगर आपको यहां पर भी थोड़ी सी परेशानी आ रही है, ठीक है, तो इस लाइन को जरूर पढ़िएगा। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो तो वह टेंसेस काल में आते हैं, टेंसेस काल में आते हैं, ठीक है। जब कोई कार्य, अयांश इज स्लीपिंग, अयांश इज क्राइंग, एवरीथिंग, तो ये क्या है बेटा? ये हमारी अवस्था को नहीं, ये हमारी क्या बता रहा है? किसी कार्य को बता रहा है। तो ऐसे वाक्य काल में, टेंसेस में आते हैं। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य ना कर रहा हो, केवल सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताया गया हो, तो उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस बेटा जी ये होता है साधारण वाक्य, डेक्लरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम ये कहें कि जर्नली हमें वो वाक्य जिनमें हमारे को केवल अवस्था के बारे में बात की जा रही है, बिना अवस्था की बात अगर हम ये कहें कि उसमें भी अगर क्रिया है तो वो टेंसेस में भी आते हैं। लेकिन सिंपल कौन से हैं अल्टीमेटली? जो सिर्फ अवस्था के बारे में बताते हैं। और आने वाले हम चैप्टर्स में इसे और भी विस्तार में, जैसे जैसे हम चैप्टर्स को करेंगे तो इन सेंटेंसेस पर और फोकस करेंगे, वैसे हम कर चुके हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी डाउट आ रहा है तो काइंड्स ऑफ टाइप ऑफ वर्ब्स, ठीक है, काइंड ये टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन हिंदी। अब देखिए हमने यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश में 4 प्रकार के टेंसेस वर्ब्स को देखा है। अल्टीमेटली काफी होते हैं, लेकिन हम 4 मेन हेड से स्पोकन इंग्लिश में करेंगे। ग्रामेटिकली ये बहुत विस्तार में है। एक होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। अब ये दोनों एक तरह के, हम ये कहते हैं मेन वर्ब्स के फॉर्म है। क्या है? ये मेन वर्ब है, मतलब मुख्य क्रिया के प्रकार होते हैं, ठीक है। और मुख्य क्रिया के प्रकार होते हैं। अब अल्टीमेटली कहीं बुक्स में मेन वर्ब को 2 भागों में बांट रखा है, फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो ये वाला प्रकार क्लासिफिकेशन 2 भी हम देखेंगे, और इंट्रांसिटिव और ट्रांसिटिव वर्ब भी हम देखेंगे। तो दोनों हेड्स को हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं आपको कोई पार्ट स्पोकन इंग्लिश में छुड़वाऊंगी, नहीं। स्पोकन इंग्लिश में हमें बोलने पे फोकस करना है, तो अल्टीमेटली हम जो बोल रहे हैं वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो अल्टीमेटली हम ये कहेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया, हम ये कहें हेल्पिंग और मेन वर्ब हमारे 2 चीजों में आते हैं अल्टीमेटली, बस, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब मतलब होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, देखिए अल्टीमेटली बात एक ही है मेन वर्ब की, जो है मुख्य क्रिया। अब उन्होंने ग्रामेटिकली ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, इनफाइनाइट में कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी पढ़ लेते हैं। बट है क्या? मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मतलब राम इज स्लीपिंग, सोना मुख्य क्रिया है ना। मुख्य क्रिया क्या है, ठीक है। तो अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब मैंने अगर आपको कहा
राम इज स्लीपिंग, तो ये ट्रांजिटिव है, आप कहोगे ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका कारक नहीं है, इसका कारक नहीं है। ठीक है, अगर मैं यहां पर बोल दूं राम इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, तो क्या इसका कारक है? सोना, जो राम सो रहा है वो किस पर निर्भर है? सोफे पर, सोफे पर ही सो रहा है, तो यहां पर कारक है, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। तो चलिए इसको देखें, वह क्रिया जिसके साथ कर्म ऑब्जेक्ट होता है उसका सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के होते क्या हैं। अल्टीमेटली आपको इतना ज्यादा फोकस इन चीजों पर कम करना है, आपको बस ये समझना है कि क्रिया क्या है स्पोकन इंग्लिश में, बट ग्रामेटिकली हर चीज आनी चाहिए। शी हैज रिटन अ लेटर, शी हैज रिटन अ लेटर, वह पत्र लिख चुकी है, वह पत्र लिख चुकी है। अब रिटन क्या लिखा है, किस पर निर्भर है? लेटर। कर्म क्या है इसका? आप लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? लेटर लिख रहे हो, तो ये दोनों इंटरलिंक्ड नहीं है? सोचो जरा। शी हैज रिटन अ लेटर, उसने लेटर लिखा, उसने क्या लिखा भाई? क्या लिखा मैम? लेटर लिखा। क्या लिखा? प्रश्न पूछे, लेटर लिखा। तो कर्म क्या है? लिखने का कर्म क्या है? लेटर। तो जब कर्म है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या है? ट्रांजिटिव, बट अल्टीमेटली है तो मेन वर्ब, मुख्य मेन वर्ब। मैं अभी आपको यहां पर मेन वर्ब्स, मुख्य क्रिया के बारे में बता रही हूं। ठीक है, अब यहां देखो, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। क्या कर रहा है भाई? अपना काम कर रहा हूं, तो यहां पर माई वर्क ये पोजेसिव प्रोनाउन, तो डूइंग यहां पर क्या है? ट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि इसका कर्म है। क्या कर्म है? मैं कर रहा हूं क्या भाई? अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, वह अपने कपड़े धो रहा है। ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, वॉशिंग क्या धो रहा है? कर्म क्या है इसका? कपड़े। तो वॉशिंग यहां पर क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। ट्रांजिटिव क्या है? जिसका ऑब्जेक्ट है। अल्टीमेटली ये चीज समझ, जब आपने बोला द मैन बाइज अ कार, द मैन बाइज अ कार, आदमी कार खरीदा है, तो द मैन बाइज अ कार, उसने क्या खरीदा? कार खरीदी। कर्म है, हाँ, तो बाय क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ठीक है, यू डोंट नो हिम, तुम उसे नहीं जानते हो। तुम क्या नहीं जानते हो? उसको नहीं जानते हो। तो कर्म अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो इसे ही हम फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, लेकिन आगे चर्चा प्रोसीड करेंगे, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है। द गर्ल कैन नॉट क्लीन द रूम, लड़की कमरा साफ नहीं कर सकती है। क्या नहीं साफ कर सकती है? कमरा। कर्म क्या है उसका? कमरा। तो यहाँ पर क्लीन क्या है? हमारा ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब होता है जिसके आगे ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब आपने बोला कि मैम इज टीचिंग इन द क्लास, तो मैम इज टीचिंग इन द क्लास, तो टीचिंग आपको वर्ब पता है, ग्रामेटिकली भी पता चल गया, ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि क्लास, मैम का कर्म क्या है? पढ़ा क्या रही हूं, जब क्लास होगी, ऐसे थोड़ी दीवार को पढ़ा रही हूं, निर्भर है। ठीक है, तो यहां पर और चीजों को देख लीजिए। यहां पर हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स पर हम पहुंच जाते हैं। किस पर पहुंचेंगे? इंट्रांजिटिव। देखिए, इसकी प्रैक्टिस तो ग्रामेटिकली हम बहुत कर सकते हैं। स्पोकन में हमारे को बोलना है, बोलने पर फोकस करिए। क्या करना है? वी हैव टू सी कि अगर हम इंग्लिश में बोल पा रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अब देखिए, डेफिनेशन ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब व्हिच हैज not an object is called an intransitive verb. If I am saying Ram is sleeping, now Ram is sleeping, अगर मैंने यहां पर बोला Ram is sleeping, ठीक है, I am teaching, भाई मेरा कर्म कहाँ है? क्या? राम सो रहा है। क्या सो रहा है? किस पर सो रहा है? तो इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। राम कहाँ सो रहा है? मैं कहाँ पढ़ा रही हूं? कोई उत्तर नहीं है। तो ये हमारा इंट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया? ये हमारा इंट्रांजिटिव। व्हेन देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दीज आर इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, सो देखिए,
A verb which has not an object is called an intransitive verb. एग्जाम्पल, वह क्रिया जिसके साथ कर्म ऑब्जेक्ट होता है उसे उसे इंट्रांजिटिव क्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, राम विल लाफ, यू कैन स्माइल। अब यहां पर एक चीज देखिए, वर्ब विच हैज नॉट एन ऑब्जेक्ट, जिसके साथ कर्म नहीं होता है, ठीक है, जिसके साथ कर्म नहीं होता है। ओके, तो देखिए, दे राम विल लाफ, वह हंसेगा, तो यहां पर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, किस पर हंसेगा? आप यहां पर किस पर सुनिए, यू कैन स्माइल, किस पर स्माइल, ठीक है। तो राज विल लाफ, वह हंसेगा, तो यहां पर देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ना। इसके बाद आप देखिए कोई कर्म है, हंसेगा, क्यों हंसेगा, कैसे हंसेगा, किस पर हंसेगा, नथिंग इज देयर। तो यहां पर जो लाफ है वो क्या है? इंट्रांजिटिव। क्या है? इंट्रांजिटिव, ठीक है। यू कैन स्माइल, तुम मुस्कुरा सकते हो, यू कैन स्माइल। तो स्माइल क्या है यहाँ पर? इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है। He is weeping, वह रो रहा है, he is weeping मतलब रोना, तो यहाँ पर weeping क्या है? इंट्रांजिटिव। क्यों? क्योंकि कोई इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। He is weeping, वह रो रहा है, नथिंग, वह रो रहा है, क्यों रो रहा है? वह तुम मुस्कुरा सकते हो, तुम क्यों मुस्कुरा सकते हो? राम विल लाफ, राम क्यों हंसेगा, क्यों? ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, उसका कर्म भी तो होना चाहिए ना, क्यों? मोहन वॉज द ब्लैक काउ इज इन द फील्ड इज गेजिंग, काली गाय खेत में चर रही है, क्यों चर रही है? देयर इज नो ऑब्जेक्ट, उसका कर्म नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने बोला ग्रेजिंग, ये चरना, ठीक है, ये क्या है? इंट्रांजिटिव है। जब हमने कहा हम कोई भी अंग्रेजी में कुछ चीज बोल रहे हैं, उसका कर्म नहीं है, तो वो जो क्रिया है वो इंट्रांजिटिव है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, मोहन वॉज बाथिंग, मोहन नहा रहा था। अब मोहन वॉज बाथिंग, जब आपने कहा इसका कर्म ही नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं दे रखा, तो ये क्या है? इंट्रांजिटिव। क्या है? ये क्या है? ये है हमारा इंट्रांजिटिव। जब हमने यहाँ पर कहा कि उसके आगे कोई कारक नहीं है, तो जब कारक नहीं है तो वो क्या है? इंट्रांजिटिव। समझे? अल्टीमेटली आपको ये समझना है, जब हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, उसके आगे अगर कारक है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर नहीं है तो वो इंट्रांजिटिव है। डिफरेंस समझ लीजिए। आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, ठीक है। आई विल टीच यू, टीच किसे? मैं किसे पढ़ाऊंगी बेटा? तुमको पढ़ाऊंगी। उत्तर है आई विल टीच यू, मैं किसे पढ़ाऊंगी? भाई तुमको पढ़ाऊंगी। मेरा कर्म किस पर निर्भर? तुम पर। तो यहां पर जो टीच है वो क्या है? ट्रांजिटिव हो गया। द चाइल्ड वीव्स, बच्चा रोएगा, क्यों रोएगा? कर्म क्या है? किस पर रोएगा? कुछ भी नहीं है, क्यों रोएगा? किस पर रोएगा? नहीं है, तो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहां पर ये इंट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। अब शी कैन विन द गेम, वह क्या जीत सकती है? मैम गेम जीत सकती है। क्या जीत सकती है? गेम जीत सकती है। उसका कर्म है, हाँ, क्या सकती है? गेम। तो किस पर निर्भर है? गेम पर निर्भर है, तो ये क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव हो गया। अगर मैंने कहा यू डोंट स्माइल, आप मुस्कुराते नहीं हो, सिंपल, आप मुस्कुराते नहीं हो। आप क्यों नहीं मुस्कुराते हो? वी डोंट हैव आंसर। आप मुस्कुराते नहीं हो, हमारा कर्म किस पर निर्भर? हमको नहीं पता। तो जब इसके आगे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, तो दिस इज कॉल्ड एज इंट्रांजिटिव, ठीक है। आगे देखिए, वी शैल बाय अ बस, हमें क्या खरीदनी चाहिए? बस। खरीद कर क्या होगा? बस मिलेगी। तो हमारी क्रिया निर्भर है, बस क्या करेंगे? जब हम खरीदेंगे, तो दोनों ही अल्टीमेटली एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जब हमारे आगे ऑब्जेक्ट दे रखा हो, वो क्या है? वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। दे आर नॉट स्विमिंग, वो नहीं तैर रहे हैं। क्यों नहीं तैर रहे हैं?
वी डोंट हैव आंसर। तैर कर क्या करना था, वी डोंट हैव आंसर। तो जब हमारे आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अल्टीमेटली आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, भाई वर्ब तो है ना, क्रिया तो है, ठीक है, पढ़ाना क्रिया, विन जीतना क्रिया, खरीदना क्रिया, रोना क्रिया, स्माइल मुस्कुराना क्रिया, स्विमिंग तैरना क्रिया। अल्टीमेटली ये है तो वर्ब ही। तो ये सारे मुख्य क्रिया हैं। क्या है, मुख्य क्रिया है। जब हमारे आगे ऑब्जेक्ट दे रखा हो तो वो ट्रांजिटिव है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा हो तो उसे हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, अब मेन वर्ब देख लीजिए। मेन वर्ब में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी आपको कहीं जगह तो मिलेंगे, चाहे स्पोकन हो चाहे ग्रामर हो, और कंफ्यूजन हमारे को आएगी जब हम बोलेंगे। ठीक है, कि भाई हमने ट्रांजिटिव बोलना, इंट्रांजिटिव बोलना, फाइनाइट बोलना या नॉन फाइनाइट बोलना। सुनो सुनो सुनो, a verb that changes its form according to the subject, number and tense is called a finite verb. अब यहाँ पर verbs के फॉर्म के बारे में बात करी जाएगी। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी एक प्रकार के हम ये कहेंगे मेन वर्ब में आते हैं, लेकिन अब हमने यहाँ पर इनके जब फॉर्म्स चेंज करते हैं, तब जब फॉर्म चेंज करेंगे तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट आएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनेगा। A verb that changes its form according to the subject, number, tense is called finite verb. अब यहाँ पर जब आपने देखा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस थे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, वह क्रिया जो अपने सब्जेक्ट, नंबर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदलती है। जब आप किसी का रूप बदल रहे हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रीना वॉज क्राइंग, रीना वॉज क्राइंग, रीना क्राइड, रीना क्राइड पास्ट में आ गया, पास्ट कंटिन्यूस में क्राइंग आ गया। ठीक है, रीमा क्राई, रीमा क्राइज, सॉरी, तो ये क्या होगा, रीमा क्राइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ गया। टेंसेस तो कर चुके हैं हम स्पोकन में। तो जब हमने बोला रीमा क्राइज, रीमा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्राई के साथ हम एस या ईएस लगा सकते हैं, यहाँ पर एस लगेगा। ठीक है, जिसे हम मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं ग्रामेटिकली, बट हमें स्पोकन में इसे यही समझे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाना। अगर नाउन या प्रोनाउन प्रॉपर नाउन हो, अल्टीमेटली प्रॉपर नाउन थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में। अब देखिए, ही रन्स, वह भाग, ही इज रनिंग। ठीक है, ही हैज रन, ही रन yesterday, he was running। मैम देखो, यहाँ पर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव तो अलग फॉर्म है। ठीक है, अगर आपने देखा ये सारे के सारे इंट्रांजिटिव है, ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन इन्हें फाइनाइट या नॉन फाइनाइट भी कहते हैं, इसे फाइनाइट या नॉन फाइनाइट भी कहते हैं। डेप्थ में है थोड़ा सा ये टॉपिक, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप ग्रामेटिकली अपनी स्पोकन इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो इंट्रांजिटिव वो अलग फॉर्म है, जिसके आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ पर ये एग्जाम्पल सारे क्या हैं, इंट्रांजिटिव हैं, बट यहाँ पर ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं जिनके आगे ऑब्जेक्ट दे रखो, दोनों हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल ये लाई, ही रन्स, रन्स मतलब कि वह भागा। ठीक है, ही रन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया, ही इज रनिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस में आया। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आया। रुकिए मैं आपको यहाँ पर अल्टीमेटली सब बता दूं। ही रन्स, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आया और अफर्मेटिव है ना। ठीक है, ही इज रनिंग, वह भाग रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया। बेटा टेंसेस की नॉलेज तो होगी आपको। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ गया। ही हैज रन, ही हैज रन, हैज या हैव किसके साथ आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है। ठीक है, ही रैन यस्टरडे, ये पास्ट में हो गया, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया ना। ही वॉज रनिंग, ये पास्ट कंटिन्यूस में हो गया। ठीक है, ही हैज रन, हैज और हैव किसके साथ लगाते हो, बोलो, डू, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज, इज, एम, आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जब ही हैज रन ये परफेक्ट हो गया, ये प्रेजेंट में हो गया। ठीक है, तो हमने देखा जब हमारे काल बदलते हैं, क्या होते हैं, जब हमारे अल्टीमेटली यहाँ पर काल बदल रहे हैं
तो ये क्रिया के रूप भी बदल रहे हैं। जब काल बदले, क्रिया के रूप बदले, जब क्रिया के रूप बदले तो ये क्या होते हैं? क्रिया के जब रूप बदले तो क्या बोलेंगे इसे? ये हम फाइनाइट वर्ब होता है। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में सब्जेक्ट ही के साथ वर्ब रन का प्रयोग हुआ है। वर्ब तो रन है ना, अल्टीमेटली वर्ब क्या है यहाँ पर? रन। रन के फॉर्म्स चेंज हुए, रन्स, रनिंग, रन, ठीक है, रैन, ठीक है, रनिंग। तो ये अल्टीमेटली रन के क्या हुए? फॉर्म्स चेंज हुए। ठीक है, कब प्रयोग हुआ? वर्ब रन हर वाक्य में अलग अलग रूप में आई है। ठीक है, रन के रूप रन्स, रनिंग, रन, रनिंग। क्रिया के यह रूप सब्जेक्ट नंबर तथा टेंस के अनुसार बदले गए हैं। टेंस के अनुसार बदले गए हैं। अंतः रन क्या है? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या है? जब वो बदल सकता है, जब वो बदल सकता है टेंस के अनुसार। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इसके आगे अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अलग क्लासिफिकेशन है, तो हम कहेंगे ये तो इंट्रांजिटिव है क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे सकते हैं। क्या? ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अल्टीमेटली यहाँ पर आ सकता है। अब नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? A verb that does not change its form according to subject, number and tenses। बेटा यहाँ पर ना स्पोकन इंग्लिश में जब आपके छोटे छोटे बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप सच में कहेंगे कि हमें अंग्रेजी आ गई। ठीक है, ग्रामर को पकड़ के रखना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर ही रनिंग नहीं लिख सकते हैं, ही इज रनिंग, ही इज रैन नहीं लिख सकते। यहाँ पर रैन नहीं आएगा, ही इज रनिंग आएगा। क्यों आएगा? बता दिया, टेंसेस आ गए। अब रनिंग क्या है? इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम कहेंगे फाइनाइट वर्ब। और अगर इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, वो अलग बात है। ठीक है, जब वर्ब जो अपने सब्जेक्ट नंबर तथा टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ग्रामेटिकली देखिए इसमें बहुत 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 एग्जांपल्स हैं। स्पोकन में जितना चाहिए उतना है। ठीक है, अल्टीमेटली आपको बोलना है, आपको ये पता होना चाहिए क्रिया। जैसे कि आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, शी लाइक्स रीडिंग, दे लाइक्ड रीडिंग, आई वॉन्ट टू गो, शी वॉन्टेड टू गो, श्याम वॉन्ट्स टू गो। अब देखिए, आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, शी लाइक्स रीडिंग, उसे पढ़ना पसंद है। ठीक है, दे लाइक्ड रीडिंग, उन्हें पढ़ना पसंद है। टू गो, टू गो, टू गो। मैम 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 सुनो सुनो सुनो, मैं कहा बोलो। मैम यहाँ पे तो दो वर्ब हैं, लाइक भी तो वर्ब है, वो कौन सा हुआ? फाइनाइट। लाइक देखो, लाइक चेंज हो रहा है लाइक्स में, लाइक्ड में। ठीक है, वांट चेंज हो रहा है वांटेड में, चाहना, ये भी तो वर्ब है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? फाइनाइट हो गए। वर्ब दो आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते? आई लाइक रीडिंग, आई लाइक रीडिंग। ठीक है, शी लाइक्स रीडिंग, आई लाइक्ड रीडिंग, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, शी वॉन्टेड टू गो, श्याम वॉन्ट्स टू गो। अब यहाँ पर देखिए वॉन्ट, वॉन्ट्स, वॉन्टेड, ये आगे। तो जब ये जैसे स्वरूप बदल रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पर सहायक क्रिया का काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये फाइनाइट हो गए। ठीक है, और ये सारे के सारे जो चेंज नहीं हो रहे, मतलब जो काल के साथ नहीं बदलेंगे उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जो काल के साथ बदलते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। क्लियर हुआ आपको ये चीज? चलिए अब आगे देखते हैं। उपरोक्त प्रारंभ में 3 वाक्यों में लाइक, लाइक्स के बाद रीडिंग का प्रयोग हुआ है तथा अन्य 3 वाक्यों में वांट, वांटेड, वांट्स के बाद गो टू का प्रयोग हुआ है। रीडिंग तथा टू गो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अंतः ये नॉन फाइनाइट वर्ब हैं, और जो वर्ब बदले हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को भी हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया। ठीक है, अब देखिए, द वर्ब विच हेल्प्स इन फॉर्मिंग द टेंस ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड एन ऑक्सिलरी वर्ब।
अब ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होते हैं जो मुख्य क्रिया की मदद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और चीजों को देख लो। द मैन इज वर्किंग हार्ड, द मैन इज वर्किंग हार्ड। अब जस्ट यहाँ पर ये चीज, आपको एक चीज को समझना है कि ये जो लाइक है, ये है तो मेन वर्ब ही, यहाँ पर काम हेल्पिंग का कर रहा था, लेकिन है वो मेन वर्ब ही, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब में ये देखिए जैसे कैसे हेल्प कर सकते हैं। द मैन इज वर्किंग हार्ड, द मैन इज वर्किंग हार्ड, वर्किंग क्या है, मेन वर्ब, ठीक है। अब मेन वर्ब को सहायक कर रहा है इज, तो यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आगे देख लीजिए, श्याम हैज ऑलरेडी हियर्ड दिस नॉट, ऑलरेडी हियर्ड मतलब सुनना, तो ये मेन वर्ब हो गई, और वह मदद कर रहा है हैज, तो ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। दे विल प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस, दे विल प्रोवाइड क्या करेंगे, मेन वर्ब हो गया, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गया। वी वर वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेमा हॉल, वॉचिंग मतलब देखना, और वर क्या है, वर है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। गौरी कैन डू दिस वर्क, गौरी कैन डू दिस वर्क, तो यहाँ पर डू क्या है, काम करना, ठीक है। कैन ये क्या है, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर डू किसका काम कर रहा है, डूइंग का, तो फर्स्ट फॉर्म लगा रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डू और डस, ठीक है, मेन वर्ब है, तो कैन क्या है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो हमारा वोकैबुलरी सेक्शन रह गया है, वो वोकैबुलरी सेक्शन हम कर लेते हैं 5 मिनट्स में। अल्टीमेटली मैंने अभी आपको हेल्पिंग वर्ब बताया है, यही शब्द लिंकिंग वर्ब कैसे होते हैं वो लेक्चर नंबर 2 में करेंगे, ठीक है जी। लिंकिंग वर्ब रह गया है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो हम वोकैबुलरी कर लेते हैं। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी तो कैसे बोलेंगे, यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिखी हुई है, यहाँ पर मीनिंग दे रखे हैं, ठीक है। तो लेबोरेटरी, ठीक है, तो प्रयोगशाली। लेस, लेस नहीं होगा, लेस है ये, ठीक है, लेस मतलब फीता, ठीक है। लैक मतलब अभाव। लैड बोलोगे, ड नहीं, लैड, ठीक है, लैड बोलोगे, लेड बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर एल ए को ले बोलोगे, ठीक है। यहाँ पर एल ए को ले बोलोगे, यहाँ पर एल ए को ले बोलोगे, यहाँ पर लै को ले बोलोगे, ठीक है। तो देखिए, लेट लड़का, ठीक है, लेक मतलब झील, ठीक है। तो अल्टीमेटली आगे और इसे देख लेते हैं, ठीक है। लेक्चर मतलब भाषण, ठीक है। लेस कम, लाइबिलिटी जिम्मेदारी, ठीक है। लाए झूठ, और लूज ढीला। तो ये हमारे आज के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स हो गए, ठीक है। तो अब हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय लूज? Question number 2, what do you mean by liability? तो होप आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो लूज का मतलब ढीला भी होता है और अस्पष्ट भी होता है, तो डी ऑप्शन ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइबिलिटी? लाइबिलिटी मतलब एक जिम्मेदारी भी होती है, और लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, देयता, मतलब कि हम वी आर लाइबल, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। तो चलिए 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने टाइप्स ऑफ वर्ब्स को देखा है। जितना हमारा स्पोकन इंग्लिश में जरूरी है, टाइप्स ऑफ वर्ब के बारे में हमने देखा है। तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पे ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव को देखा कि ये भी एक टाइप होते हैं मेन वर्ब के, और मेन वर्ब के फाइनाइट और नॉन फाइनाइट भी होते हैं, ठीक है। और हमने हेल्पिंग वर्ब को देखा है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब में हमने देखा कि इज, वॉज, एम कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, और हेल्पिंग वर्ब कब हमारा लिंकिंग वर्ब बन जाता है सिंपल सेंटेंसेस में, वो हमारा लेक्चर नंबर 2 का पार्ट होगा। तो अब हम समराइज कर देते हैं आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। तो समराइज हम यही करेंगे कि भाई हमने आज वर्ब्स के फॉर्म्स को देखा है, ठीक है, वर्ब्स के टाइप्स को देखा है, ओके, और साथ ही साथ हमने वोकैबुलरी सेक्शन भी करा है।
तो अब अपना होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में हमने दिए हैं क्वेश्चंस, इसमें से आपको टाइप ऑफ वर्ब्स को चुनना है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। और अगला लेक्चर हमारा होगा वर्ब्स पर ही। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। ध्यान रखिएगा, डाउटनेट पे बने रहिए।